नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार साल में 2 बार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बदलाव करती है। अक्सर होली और दिवाली के आसपास जो है इसकी घोषणा होती है और ये जनवरी और जुलाई में जो है वो लागू हो जाता है। इस बार जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी हुई और ये बेसिक सैलरी का 60% पर पहुंच गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। किन आंकड़ों की वजह से कहा जा रहा है या ये अनुमान लगाया जा रहा है? अगर जबरदस्त बढ़ोतरी होती भी है तो हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 5 अगस्त को आरबीआई एमपीसी की मीटिंग है। इस बार जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या कटौती, इस मामले को भी करेंगे डिकोड। और अंत में 125 साल पुराने बैंकिंग कानून को मोदी सरकार क्यों बदल रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, जब भी सैलरी पेंशन की बात होती है तो चर्चा होती है 8वें वेतन आयोग को लेकर, लेकिन अभी जो फिलहाल जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो सैलरी और पेंशन जो है कैलकुलेट हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बड़ा बढ़ोतरी हो सकती है। डीए का जो कैलकुलेशन है उसको लेकर एक नंबर आ गया है जिसको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 2% की बढ़ोतरी हुई थी, तो क्या इस बार 2 से ज़्यादा होगा और होगा तो कितना होगा? नहीं, बिल्कुल विशाल। देखिए, लाखों जो कर्मचारी और जो पेंशनर हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो डीए में बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी। और इसके लिए सबका इंतज़ार या सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि जून का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो आंकड़ा तय करता है कि कितना डीए में बढ़ोतरी होगी, उसका नंबर कब आएगा। और अब पिछले हफ्ते जो है ये सीपीआई का जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो नंबर है वो आ गया है। उसमें 1.1 पॉइंट का इजाफा हुआ और ये 191.9 पॉइंट पर जो है वो पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब विशाल ये माना जा रहा है कि जो डीए और जो डीआर है उसमें अब जो आपका 60% पे पहुंच गया था जनवरी में, अब वो जुलाई में जो है वो 63% हो जाएगा। सरकार जल्दी ही इसको अपनी तरफ से मंजूरी दे सकती है। अगस्त या सितंबर में माना ये जा रहा है कि इसका दिवाली के आसपास कहा जाता है सर कि मिलता है। हाँ, तो चलिए, जून का जो आंकड़ा सर ने बताया कि एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स 151.9% दर्ज किया गया। 12 महीनों की अगर औसत की बात की जाए तो वो बढ़कर 148.65 हो गया। तो इसी के आधार पर कहा जाता है कि डीए की जो कैलकुलेशन है वो 63.76% निकलती है। लेकिन सरकार जो है डेसिमल जो है उसमें डीए लागू नहीं करती, इसलिए कहा जा रहा है कि 63.76 जो आंकड़ा बन रहा है वो कहीं ना कहीं फाइनल में जो है 63 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी सर। हाँ बिल्कुल। देखिए, बड़ा इजाफा जो है होगा और इसलिए भी ये विशाल महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप पिछले कुछ महीनों को देखेंगे और जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बदला, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई, उसने पूरे देश में एक इम्पोर्टेड महंगाई क्रिएट की। और अगर आप फूड जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके भी कीमतों को देखेंगे, वहाँ पे भी अच्छा खासा इजाफा इस दौरान हुआ। तो इससे जो कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ एक बड़ा इजाफा जो हो तब ये इस इन्फ्लेशन को वो मात दे पाएंगे। चलिए, अब लेवल वाइज जो है कुछ आंकड़ों को समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर 3% डीए बढ़ा तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। लेवल 1 की बात की जाए, अगर इनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तो लगभग 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 6 महीने का अगर एरियर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 3,240 रुपये के आसपास बैठता है। लेवल 2 के कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 19,900 है उन पर 597% की जो है माफ़ कीजिएगा 597 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी होगी। और ये जो अगर 6 महीने का एरियर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये आंकड़ा बैठेगा 3582। अब चलते हैं सीधे लेवल 10 के आसपास, और जिनकी बेसिक सैलरी 56,100 है उनको लगभग जो है 1,683 रुपीज़ के आसपास की जो है बढ़ोतरी होगी। और अगर एरियर कैलकुलेट किया जाए 6 महीने का तो लगभग 10,100 रुपये के आसपास आता है। तो मतलब इन आंकड़ों को अगर मैं समझूँ सर, डिकोड करूँ तो जिसकी जितनी ज़्यादा बेसिक सैलरी होगी सर उसको ज़्यादा जो है डीए मिलने का फ़ायदा। डीए का और एरियर उससे लिंक ही आपके बेसिक सैलरी से लिंक है। और इसलिए भी अहम है विशाल क्योंकि 8th पे कमीशन को लेके लगातार चीज़ें चल रही हैं। कर्मचारियों को इंतज़ार है कि कब रिपोर्ट आती है, कब से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तब तक जो डीए के मोर्चे पर एक राहत जो है उनको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई
दे रही है। जी, 8वें वेतन आयोग की आपने बात छेड़ दी है सर। तो जो डेटा वाला मामला था, आपसे न्यूज़ रूम में भी हम चर्चा कर रहे थे, 31 तारीख का जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गया है सर। तो क्या सारे डेटाज जो हैं वो आ गए हैं 8वें वेतन आयोग के ना पास? बिल्कुल, देखिए 8th पे कमीशन ने जो 31 जुलाई की डेडलाइन एक्सटेंड करके 31 जुलाई की थी, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से जो डेटा आना था उसको लेकर डेडलाइन थी। उम्मीद है कि वो सारा डेटा पहुंच गया है, तभी जो डेडलाइन है वो क्लोज हुई है, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया विचार। और सर लेटेस्ट अपडेट भी बता दीजिए, कहाँ मीटिंग होगी 8वें वेतन लेटेस्ट आयोग? अपडेट में चंडीगढ़ की मीटिंग अब सबसे ताज़ा जो है आपका चेन्नई और पुडुचेरी के बाद आपकी चंडीगढ़ की बैठक की बात है। उसके बाद आगे का शेड्यूल अब हो सकता है कि आयोग जारी करे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है? क्या आने वाले दिनों में कार लोन और पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है? और क्या आरबीआई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें जो है वो बढ़ाने की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जो है जवाब छिपे हैं आरबीआई की आज से लेकर 5 अगस्त तक चलने वाली एमपीसी की बैठक में। फिलहाल ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं वो मान रहे हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बढ़ती महंगाई, महंगा कच्चा तेल, ग्लोबल टेंशन्स और बदलते आर्थिक हालात जो है आने वाले महीनों में तस्वीर बदल सकते हैं। आखिर आरबीआई इस बार क्या फैसला लेने जा रहा है और इसका आपकी जेब, आपकी ईएमआई और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करते हैं, क्योंकि बड़ा इवेंट है। असर क्या होने वाला है 5 तारीख को? नहीं विशाल, देखिए जिस तरह के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें रिजर्व बैंक को एक बड़ा फैसला इस बात का लेना पड़ सकता है कि वो रेट्स पर अभी पॉज करके चले, रेट्स में किसी तरह के बदलाव को न करे। जो पूरा का पूरा ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से चेंज हुआ, आपका मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आई, क्रूड के दाम जिस तरह से शूट अप हुए, और उसके साथ इन्फ्लेशन जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगले 2 तिमाही कम से कम 5% का जो सीपीआई है सर, वो रह सकती है 5% की दर में। अभी 4.4% का आपका लास्ट नंबर है महंगाई का। तो महंगाई एक बड़ा इश्यू है आरबीआई के सामने। दूसरा इश्यू है आपका किस तरह से देश की ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए, दोनों के बीच में बैलेंस एक बनाना है। और अभी आज ही एचएसबीसी इंडिया के पीएमआई के नंबर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, जो बता रहे हैं कि अगस्त में जुलाई में माफ़ कीजिएगा, जुलाई में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है वो 53.5% है, 53.5 है, जो एक महीने पहले 54.2 था जून में। और ये जो नंबर है जुलाई का, ये आपका 5 साल का अगस्त 2021 के बाद का सबसे लोएस्ट नंबर है। तो क्या डिमांड घट रही है, इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है वो स्लो डाउन आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आरबीआई को इस चीज़ के लिए फोर्स कर सकती हैं कि वो रेट की बढ़ोतरी का कोई फैसला फिलहाल न ले। और सर हाल फिलहाल में जो यूएस फेड की तरफ से भी जो पॉइंटर्स आए थे, वहाँ भी जो है केविन शाफ जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो है रेट को जो है हम लोग जो है अनचेंज रखेंगे। वो उससे भी इस कहानी को जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ना बिल्कुल भी अमेरिका में अगर रेट्स नहीं बढ़े हैं तो भारत में भी जो आरबीआई है वो एक बार इस बात का रुख कर सकता है कि अभी रेट्स को थाम कर रखा जाए, एक बार और आगे के डेटा को देखा जाए। अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत होती हैं या महंगाई बढ़ती है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, एक बारिश और एक बुआई। बारिश अभी अगर देखेंगे आप पूरा खरीफ सीजन की या मानसून सीजन की, तो वो 14.5% के आसपास, 14-14.5% के आसपास कम है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इसी के साथ जो बुआई है उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट विशाल दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले वक्त में जो 30 सितंबर तक मानसून का चूँकि इंडिया में सीजन रहता है, अगर पूरी की पूरी बुआई में इजाफा होता है, लास्ट ईयर के बराबर के लेवल पे अगर पहुंचते हैं, तो आरबीआई को एक कंफर्ट जोन इस बात का मिलेगा कि आने वाले वक्त में महंगाई में गिरावट यहाँ पर आ सकती है। सर 2 फैक्टर्स हैं, एसबीआई की रिपोर्ट भी आई है इस पूरे मामले को देखते हुए। उन्होंने भी कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी जो तनाव है और क्रूड ऑयल, ये 2 अहम फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को जो है थोड़ा सा जो है गड़बड़ा सकते हैं। आपसे समझना चाहेंगे सर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या वॉर की सिचुएशन कुछ कम हुई है? बिल्कुल, अभी देखिए हमले रुक गए हैं, ट्रंप ने हमले रोक दिए हैं कि साहब चलो बातचीत हो रही है तो उसके लिए रोके जाएँ। और देखिए ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई थी विशाल, उसमें भी कहा गया था कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस और क्रूड के जो प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है वो भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा, भारत की जो मैक्रो इकॉनमी है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही बात एसबीआई की रिपोर्ट में भी कही गई है कि क्रूड अगर यहाँ पर स्टेबल रहता है, नीचे आता है क्रूड यहाँ से आपका $70-75 पर बैरल पर भी फिलहाल सर 82 to 88 के लेवल्स पे है WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड।
तो भारत के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है अगर 70-75 के लेवल पर भी क्रूड आकर स्टेबल हो जाता है। तो इंडिया के लिए इसको हमारी उम्मीद इसी बात को लेकर है कि किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट की क्राइसिस जो है वो और ना बढ़े। चलिए, जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी अच्छी खबर ये आ रही है कि एसबीआई का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 की जो पहली तिमाही यानी क्वार्टर वन में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ज़्यादा रह सकती है। अब चूंकि जीडीपी के भी नंबर्स आएंगे, सर आपको क्या लग रहा है इस बार जो नंबर्स आएंगे आरबीआई के द्वारा, क्या उम्मीद के मुताबिक रहेंगे या उसमें भी कुछ कटौती की जाएगी? आरबीआई ने तो पिछले बार ही जीडीपी के नंबर को कट डाउन करके 6.9% से फर्स्ट क्वार्टर के लिए 6.6% कर दिया। अब अगर 7% से ऊपर आता है, जिसकी एसबीआई की रिपोर्ट में भी बात कही जा रही है, और अगर आप देखिए इसके डेटा देखेंगे, जीएसटी या बाकी के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके नंबर अगर आप देखेंगे, कार सेल्स के अगर आप नंबर देखेंगे तो वो ये बताते हैं कि कंजम्पशन जो है उसमें उस तरह की गिरावट जो है नज़र नहीं आ रही, क्रूड के महंगे होने के बावजूद। जी, कारों के अगर आप सेल्स को देखेंगे विशाल, तो जुलाई में जी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक एसयूवीज हैं, उनकी सेल्स डबल हुई है, डबल हो गई है सर। 100 गुना बढ़ी है। जीएसटी के नंबर्स देख लीजिए ना सर, 15.4% की बढ़ोतरी है सर, और 2.11 लाख करोड़ के आसपास। हालांकि जीएसटी के नंबर चूंकि जुलाई के हैं और जो डेटा आएगा वो अप्रैल मई जून का आएगा और अब इसी महीने के आखिर तक आ जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि 7% या 7% के ऊपर रहती है, तो आरबीआई को यहाँ पर भी एक बड़ा हेडरूम मिलेगा कि ग्रोथ को लेकर वो निश्चिंत हो सकता है। तो सरकार की और आरबीआई दोनों का एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर इस बात को लेकर। सर एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी भी एसबीआई की रिपोर्ट में, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि दुनिया भर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत तेज़ी से जो है निवेश जो है वो हो रहा है। कई कंपनियां जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रही हैं। कहीं उम्मीद से मुताबिक अगर पैसा आप खर्च ना करें, आर्टिफिशियल बबल को लेकर जो है कहा जा रहा है, एआई बबल को लेकर खतरे की बात कही जा रही है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एआई बबल का एक दौर हम लोगों ने कई बार मनी सेंटर में समझने की कोशिश भी की थी, क्या फिर से वो दिक्कतें आएंगी? नहीं, देखिए आ सकती है। ये जो कंसर्न है या ये जो एक चिंता है ये गैर वाजिब नहीं है विशाल, क्योंकि अभी हमने साउथ कोरिया के मार्केट और एसके हाइनिक्स की जो कंपनी के शेयरों में और उसकी जो वैल्यू को $600 बिलियन की वैल्यू वाइप आउट हो गई महज कुछ सेशंस में ही। एसके हाइनिक्स की जो कि एआई से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई, वो ये आई कि ताइवान के जो ग्रोथ के नंबर आए पहली तिमाही के, वो 13% का ग्रोथ है। पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो एआई लेड ग्रोथ है। समस्या इस बात की है कि चीन जिस हिसाब से सस्ते एआई मॉडल तैयार कर रहा, पूरी दुनिया को बेचने की फिराक में है जी, वो कहीं अमेरिका के मार्केट को ना डुबो दे। अमेरिका की कंपनियां महंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जहां वहां हो रहा है, और उसमें भी एक कंसर्न वाली बात आई जो हम लोगों ने डिस्कस भी की थी विशाल, कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो दरअसल एआई में, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेट के जरिए हो रहा है, वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है। कर्ज का एक बड़ा ढेर एआई के साथ खड़ा हो रहा है। अगर ये बबल बस्ट हुआ तो आप समझिए कि अमेरिका की तमाम कंपनियां या इकोनॉमी डेट के एक बुरे जाल में फंस सकती है, जैसा 2008-9 के आसपास हमने देखा जब होम लोन की जो क्राइसिस है उसने पूरी अमेरिका और फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या अब आपके बैंक रिकॉर्ड तक पहुंच पाना जो है या पहुंच बनाना इतना आसान नहीं रहेगा? क्या अदालत भी बिना ठोस वजह के बैंक अधिकारियों को तलब नहीं कर पाएंगे? और आखिर 125 साल पुराने उस कानून को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई जिसके सहारे अब तक कोर्ट में जो है बैंक रिकॉर्ड पेश किए जाते थे? असल में देखिए, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और बढ़ते साइबर फ्रॉड के दौर में सरकार एक ऐसा नया कानून लाने जा रही है जो बैंकिंग और न्याय व्यवस्था दोनों की जो है काम करने के तरीके को बदल सकता है। आखिर क्या है इस नए बिल के बड़े बदलाव? आम खाता धारकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इसे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा सुधार क्यों माना जा रहा है? प्रवीण सरकार रुख करेंगे। सर, लगातार हम लोग जो है बैंक के सिस्टम्स, बैंकिंग जो है व्यवस्था को जो है समझने की आपसे कोशिश करते हैं। आप लगातार कहते भी आए कि देखिए जिस तरह से जो कोऑपरेटिव बैंकों में थोड़ी समस्या है उसको जो है आरबीआई दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो तमाम जितने प्राइवेट सेक्टर बैंकों की समस्या उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हों या बोर्ड बैठक की जो है उसमें जो है अमूलचूल बदलाव करने की बात हो, आप लगातार चीज़ों को समझाते आ रहे हैं। ये अब 125 साल पुरानी जो व्यवस्था है उसको क्या बदलने की बात हो रही है? देखिए, एक 1891 का एक एक्ट है, अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। इसको सरकार बदल कर नया एक्ट लेकर आना चाहती है, जो खबर है। और जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है वो 2026 का एक्ट सरकार लेकर आ रही है।
अब इसका फ़ायदा ग्राहकों को भी होगा और इसका फ़ायदा बैंकों को भी होगा। अब तक जो रिकॉर्ड थे बैंकों के वो सब कागजी दस्तावेज मौजूद थे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना, किसी भी तरह की अगर मुकदमे होते हैं फ्रॉड से रिलेटेड हो गए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, साइबर फ्रॉड से जुड़े हैं, उनको लेकर पूरे के पूरे वो दस्तावेज लेकर जाना पड़ता था। अब चूंकि पूरी इकोनॉमी का स्वरूप बदल गया, बैंकिंग का स्वरूप विशाल बदल गया है, कोर बैंकिंग हो, डिजिटल बैंकिंग हो, यूपीआई लेड ट्रांजैक्शंस हों जी, मोबाइल बैंकिंग हो, तो इन सब ने जो है वो पूरे देश की इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम में बदलाव किया है। और इसलिए सरकार अब इन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या जो डिजिटल एविडेंस है, इसको कोर्ट में ज़्यादा आसानी से परमिसिबल बनाने की या वैलिड बनाने की के लिए ये कानून में बदलाव कर रही है। आम लोगों को बड़ा फ़ायदा, और इसमें एक बड़ी चीज़ बैंकों के लिए है कि उनके अफसरों को बार बार कोर्ट में तलब किया जाता था। कोई मसला हो, बैंक के मैनेजर या और दूसरे अफसरों को कि आप आइए बताइए कैसे क्या हुआ। अब कोर्ट्स को जो ये कानून कहता है उसमें एक स्पेशल कॉज बताना होगा, विशेष कारण बताना होगा कि साहब आप इसलिए अफसर को तलब कर रहे हैं, सम्मन कर रहे हैं। जी। तो बैंक के अफसरों को एक बड़ी राहत मिलेगी, जहां उनको बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो ब्रांच में और अपने कोर जो बैंकिंग का कामकाज है उस पर फोकस कर सकेंगे। ग्राहकों को एक बड़ा फ़ायदा विशाल ये होगा कि जो साइबर फ्रॉड हो या बैंकों के से जुड़े हुए फ्रॉड हैं, वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा तेज़ी से निपटारा उनका हो पाएगा। सर, अगर इस खबर को हम लोग ऐसे देखें, मान लीजिए 1861 के आसपास जो है इंडियन पुलिस एक्ट हुआ करता था, उसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि तमाम जितने भी जो पुराने कानून हैं उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, जिन जो बेवजह का जो है दिक्कत पैदा कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए 29 लेबर कोड, कानून ऑब्सोलीट थे एग्जैक्टली जिनको, और न केवल पुलिस से जुड़े बल्कि ओवरऑल जो जुडिशियल सिस्टम कानून, से तमाम लेकर जो कानून है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बिना वजह के जो रोड ब्लॉकर थे एक तरीके से, जो अवरोध पैदा करते थे, उन सबको सरकार ने एग्जैक्टली सर 29 लेबर कोड है उनको खत्म कर 4 करना हो, तो उसी कड़ी में इस प्रोसेस को भी देखा जाए, इस रिफॉर्म को देखा जाए। हाँ बिल्कुल, ये बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है, जहाँ बैंक फ्री होंगे, जहां कागजी जो दस्तावेज हैं उसका झंझट तो चूंकि खत्म हो ही गया, अब उनको कोर्ट में अगर वैलिड होंगे, आसानी से मान्य होंगे, तो बैंकों का एक बड़ा बर्डन विशाल यहाँ पे कम हो जाएगा। और सर बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो जो 12 जो है बैंक हैं उनको जो मर्ज कर 4 बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि सरकार अभी इसमें और इंतजार करना चाहती है, अभी और जो छोटे छोटे जो सुधार हैं उनको लेकर आना चाहती है, और उसके बाद जब एक सही मौका आएगा उस वक्त बैंकों को जो बड़े बैंक बनाने का जो सरकार का एक आइडिया है, तमाम छोटे छोटे बैंक हैं उनको ख़त्म करके 4 बड़े बैंक रहें जो ग्लोबल मार्केट में भी अपना दखल रखें, ऐसे बैंक बनाने का सरकार उस आइडिया पर फिर आगे काम करेगी। सर बीच में एक बैंकिंग सिस्टम में लेकर एक बात ये आ रही थी, चिंता की बात थी माइथोस को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कि वो अंदर के लूप होल्स को जान लेती है और सारे सिस्टम को जो है नस्तनाबूद कर देती है। वह उनसे बचाने के लिए भी कोई कानून आएगा या सर क्या अपने आप को? सरकार देखिए, सरकार आरबीआई बैंकों के जो हेड्स हैं उनके साथ आप समझिए कि कई मरतबा इस बैठक को लेकर डेलिब्रेशंस, बातचीत हो चुकी है, कैसे बचाया जाए। हम लोगों ने एक बार डिस्कस भी किया था कि किल स्विच एक बनाने की बात है, जिससे कोई भी एआई की प्रोसेस इससे पहले कि वो सिस्टम को डैमेज करे, उसको आप उसको मौके पर ही अबॉर्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि वो क्राइसिस पूरे सिस्टम में ना फैले। तो सरकार इस चीज़ को लेकर सतर्क है। जो आपका एंथ्रोपिक है उनके साथ भी सरकार कांटेक्ट में है। तो मुझे लगता है कि माइथोस का जो क्राइसिस है उससे निपटने के लिए भी सरकार ने बैंकों को साफ तौर पर ये भी बोला है कि आप अपने जो डिजिटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप अपग्रेड कीजिए तेज़ी से। अब प्रवीण सर का जो है शुक्रिया अदा करेंगे, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।